मैं देवेंद्र पटेल विगत कई वर्षों से शिक्षण कार्य में संलग्न हूँ और आजीवन गणित के उत्कृष्ट शिक्षण के लिए संकल्पबद्ध हूँ। मेरे विवेक के अनुसार गणित की यह सेवा उन महान गणितज्ञों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है जिन्होंने गणित की एक एक खोज के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। अत्र शूरा महेश्वासः भीमार्जुन समायुधे युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैव्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। विद्यार्थियों, मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर मैंने 3 श्लोक एक साथ पढ़ने के पीछे उद्देश्य ये है क्योंकि इसमें जो है कि दुर्योधन ने अब जो सामने पांडवों की सेना थी उसमें अपने गुरु द्रोणाचार्य से सारे महान जो उनके सैन्यकर्मी थे, सैन्यकर्मी का मतलब उस समय महारथी कहे जाते थे, उन सभी महारथियों का परिचय कराया है और बताया है कि हमारे सामने कैसी एक प्रकार से महान सेना खड़ी हुई है जिसका कि मुझे मुकाबला करना है। उन्होंने अपने गुरुजी के सामने ये समस्या रखी है। तो उनके गुरुजी ने आगे क्या समस्या का निदान किया है, समस्या के निदान के लिए कैसे उन्होंने हौसला अफजाई किया है, इस चीज़ को आगे के श्लोक में, आगे के पार्ट में आप देखने वाले हैं। धन्यवाद। शुरुआत करेंगे आज हम सेट्स के 5वें पार्ट की, जो क्लास 11th का पहला चैप्टर है सेट्स। इस सेट्स के 5वें पार्ट की शुरुआत करने वाले हैं और इसके पहले हमने यहाँ पर देखा कि हमने बहुत सारे सेट के ऑपरेशंस में मैंने आपको यूनियन, इंटरसेक्शन और इनका 2 तरीक़ों से एग्जाम्पल मैंने दिखाया था। 2 तरीक़ों का मतलब, एक तो सेट के फॉर्म में यूनियन और इंटरसेक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, दूसरा मैंने वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग भी मैंने आपको बताया था कि इनके यूनियन और इंटरसेक्शन सेट्स के कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं। आज मैं यूनियन और इंटरसेक्शन से आगे डिफरेंस ऑफ सेट्स और डिफरेंस के आगे बढ़ूंगा, तो उसके बाद बताया जाएगा आपको सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स के बाद कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेट्स और कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेट्स के बाद एक अंतिम टॉपिक बचेगा हमारा जिसका नाम है डी मॉर्गन्स रूल्स अकॉर्डिंग टू सेट थ्योरी। तो इन सारी चीज़ों को ख़त्म करने के बाद सीधे पहली एक्सरसाइज से आपको क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। तो आइए शुरुआत करता हूँ डिफरेंस ऑफ सेट्स। समुच्चयों का अंतर, हिंदी में क्या कहते हैं? समुच्चयों का अंतर। बहुत ही इत्मीनान से चलने वाले हैं हम, सभी विद्यार्थियों को समझ में आने वाली हैं सभी बातें। बस ध्यान में ये रखना है कि वीडियो की कंटिन्यूटी आप बनाए रखिए, वीडियो को बीच में ब्रेक मत कीजिए। आप ऐसा नहीं है कि आप सीधे केवल 5वां वीडियो ही आज सुने, इसके पहले के वीडियो आप नहीं सुनेंगे तो ये चीज़ें आपकी समझ में नहीं आएंगी। तो जब भी काम करना है मैथमेटिक्स के लिए तो सीधे कंटिन्यू यानी कि सीरियल बाय सीरियल आपको आगे बढ़ना है। बात करूंगा यहाँ पे डिफरेंस ऑफ सेट्स की, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को लिखने वाला हूँ। सभी कमज़ोर से कमज़ोर और अच्छे से अच्छे विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए सभी टेक्निकलिटीज़ एक साथ बनाने वाला हूँ। यहाँ पे यदि ए व बी 2 दिए गए समुच्चय हैं तो इनके अंतर को a माइनस बी से
प्रदर्शित करते हैं और a minus b equals to x such that x belongs a and x not belongs b। अर्थात a के अवयव के ऐसे समुच्चय जो b में ना हो। एक लाइन में हिंदी की डिफिनीशन भी आती है, यहाँ पर इंग्लिश ये मैथमेटिकल डिफिनीशन भी एक ही लाइन की है। मैंने लिखा a माइनस बी इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स a एंड x नॉट बिलोंग्स b। अर्थात a के उन अवयवों का समुच्चय जो b में ना हो। इस प्रकार से अर्थात a के उन अवयवों का समुच्चय जो b में ना हो। मैंने पूर्ण रूप से यहाँ पर आपको समझा के लिखा है। यदि a व b दो दिए गए समुच्चय हैं तो इनके अंतर को a माइनस बी से प्रदर्शित करते हैं और a माइनस बी इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स a एंड x नॉट बिलोंग्स b। यानी कि अर्थात a के उन अवयवों का समुच्चय जो b में ना हो, हम इन्हें क्या कहते हैं, चाहे तो आप आगे लिख सकते हैं, यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट करके लिख सकते हैं, को a व b का अंतर समुच्चय कहते हैं। इसका एग्जाम्पल पूर्ण रूप से आपको समझाता हूँ और एग्जाम्पल के बाद आपको वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग भी समझाता हूँ। लेट a इक्वल्स टू 1 2 3 4, b इक्वल्स टू 2 4 6 8 implies that a माइनस बी इक्वल्स टू। हमने आपसे कहा कि a माइनस बी का मतलब a के वे अवयव जो b में ना हो। जरा चेक तो करें। एक देखें कि एक a में है, 1 a में है लेकिन b में नहीं है, इसका मतलब a माइनस बी में 1 हो जाएगा। 2 a में है लेकिन 2 इसमें नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, सॉरी 2 इसमें है और 2 इसमें भी है, तो इसका मतलब a माइनस बी में 2 नहीं होगा। 3 a में है लेकिन 3 b में नहीं, तो इसका मतलब 3 a माइनस बी में होगा। 4 a में है और b में भी है, इसका मतलब इसके बाद कोई भी एलिमेंट्स इसमें नहीं होंगे a माइनस बी में। फिर से रिवाइज करता हूँ, a माइनस बी का मतलब a के वे अवयव जो b में ना हो। इसी प्रकार से अगर हम कहें कि b माइनस a क्या होगा, तो b माइनस a का मतलब b के वे अवयव समुच्चय b के वे अवयव जो a में ना हो। b के वे अवयव ढूंढते हैं कौन से हैं जो a में नहीं है। 2 तो इसमें है यानी कि 2 नहीं होगा। 4 भी इसमें यानी कि 4 भी नहीं होगा। 6 यहाँ पे 6 नहीं है। 8 यहाँ b में है लेकिन a में नहीं है यानी कि 6 और 8। ये 2 एलिमेंट्स जो हैं वो b माइनस a के एलिमेंट्स हो जाएंगे। b माइनस a का मतलब b के वे अवयव जो a में ना हो। आइए इसको वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग कैसे हम लोग समझ सकते हैं। बाय वेन डायग्राम आप समझने का प्रयास करें। इस प्रकार का एक आयत, ये हमेशा एक समष्टि समुच्चय U को रिप्रेजेंट करता है और मैं यहाँ पर एक सेट A और एक सेट B ले रहा हूँ। ये सेट A है और ये सेट B है। अगर इस वेन आरेख में अगर हम कहें कि A माइनस बी को कलर किया जाए तो A माइनस बी का कलर इस प्रकार से किया जाएगा। ये ऊर्ध्वाधर रेखाओं के जरिए A माइनस बी को कलर कर रहा हूँ। आपने देखा कि जो कॉमन हिस्सा A और B में है वो हिस्सा A माइनस बी में नहीं आ सकता,
ये ऊर्ध्वाधर रेखाओं यानी कि वर्टिकल लाइंस के जरिए आपका A-B कलर किया गया है, A-B। अभी मैं ये क्षैतिज रेखाओं यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइंस के जरिए अगर मैं कलर करूँ इस प्रकार से तो ये B-A हो जाएगा। ये हिस्सा जो कलर किया जा रहा है आप इसको देखें, ये है B-A और जो ये हिस्सा कलर किया गया है ये है A-B। ऐसी कोई समस्या नहीं है विद्यार्थी, सब कुछ यहाँ पे समझ सकते हैं, बिल्कुल भी परेशान होने वाली बात नहीं है। इसके अकॉर्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस आपकी बुक में मिलेंगे, जैसे हमने 2 एग्जाम्पल्स के जरिए आपको समझा दिया है, तो इसी प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चंस आपकी बुक में मिलने वाले हैं। तो वहाँ पर भी आपको पूर्ण रूप से चीज़ें बहुत आसान तरीके से समझ में आएंगी। बात करूँगा समुच्चयों के सममित अंतर की, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। हम पूर्ण रूप से इस डेफिनेशन को पहले यहाँ पे लिखने वाले हैं, तब लिख के समझाना चाहते हैं। आप समझने का प्रयास करें पूर्ण रूप से। यदि A व B दो दिए गए समुच्चय हैं, दो दिए गए समुच्चय हैं, तो इनके सममित अंतर को, इनके सममित अंतर को या से निरूपित करते हैं, से निरूपित करते हैं और पढ़ते हैं एसिमेट्रिक डिफरेंस C, एसिमेट्रिक डिफरेंस B। क्या पढ़ते हैं जो आप लिख लेंगे यहाँ पे, और पढ़ते हैं एसिमेट्रिक डिफरेंस B। ये सिंगल इन्वर्टेड कामा यहाँ पे लगा रहा हूँ, और नीचे से लिखूँगा और एसिमेट्रिक डिफरेंस B इक्वल्स टू x such that x belongs A and x not belongs B, or x belongs B and x not belongs A। इस प्रकार से इसकी एक मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखी गई है। x such that x belongs A and x not belongs B, or x belongs B and x not belongs A। इसको आपको याद रखना है। इसके अकॉर्डिंग हम बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बाकी तो अभी जब इतना बड़ा इक्वेशन आपको सॉल्व करना पड़ेगा तो आपको थोड़ी समस्याएं होंगी, तो इन समस्याओं को बिल्कुल आसान तरीके से गायब किया जा सकता है कि हम एसिमेट्रिक डिफरेंस B में केवल वे अवयव लेते हैं जो A और B में उभयनिष्ठ ना हों, यानी कि कॉमन ना हो। नॉन कॉमन एलिमेंट्स ऑफ A एंड B इज सेड टू बी एसिमेट्रिक डिफरेंस B। बस हो गया, कोई ऐसी समस्या नहीं है। अर्थात A व B के वे, अर्थात A सममित अंतर B में वे अवयव होते हैं जो A और B में उभयनिष्ठ ना हों। विद्यार्थी इस भाषा को मेरी रट लें, याद कर लें, लिखने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। इतनी बात को समझने के बाद आपको एक बात और याद करनी है और कॉपी पे लिखनी है, अर्थात A व B के सममित अंतर में वे अवयव होते हैं जो A और B में उभयनिष्ठ ना हों। आइए इसको हम एक एग्जाम्पल के जरिए और उसके बाद वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग दोनों तरीक़ों से आपको बताता हूँ। एग्जाम्पल यहाँ पे लिख रहा हूँ, लेट A इक्वल्स टू ABCD, B इक्वल्स टू BDEF implies that
एसिमेट्रिक डिफरेंस बी इक्वल्स टू, आप चाहें तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व करके देखें, या फिर चाहें जो मैंने अर्थात करके एक शॉर्ट तरीका आपको बता रखा है उस तरीके से देखें, दोनों से रिजल्ट आपका सेम आने वाला है। फ़िलहाल पहले मैंने जो शॉर्ट तरीका आपको बताया उसके अकॉर्डिंग आपको वेरीफाई कराता हूँ कि एसिमेट्रिक डिफरेंस बी का मतलब ए और बी के नॉन कॉमन एलिमेंट मैंने कहा लेने के लिए। नॉन कॉमन का मतलब जो कॉमन कौन कौन से हैं, बी और सी, यहाँ पे बी और डी कॉमन है, मैं देख रहा हूँ बी और डी दो कॉमन एलिमेंट्स हैं। तो इसके अलावा जो भी बचे हैं ए और बी के वो सारे एलिमेंट्स यहाँ पर एसिमेट्रिक डिफरेंस बी के एलिमेंट्स होने वाले हैं, यानी कि ए सी और उसके बाद ई एफ, ये चार एलिमेंट्स यहाँ पे एसिमेट्रिक डिफरेंस बी के एलिमेंट्स हैं। आगे बढ़ेंगे, अगर हमने कहा कि मैं इस बेसिक डेफिनीशन के अकॉर्डिंग अगर सॉल्व करना चाहें तो फिर आप देखें क्या होता है। सबसे पहले हम a माइनस बी, या फिर इसके अकॉर्डिंग आप दूसरा तरीका भी यहाँ पर ले सकते हैं, एसिमेट्रिक डिफरेंस b इक्वल्स टू a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। ये लिखें या फिर ये लिखें, ये दोनों चीज़ें एक ही चीज़ को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही हैं, एक ही सेट को यहाँ पर ये दोनों बातें रिप्रेजेंट कर रही हैं। चलिए, या फिर आप एक तरीका और है, एसिमेट्रिक डिफरेंस b इक्वल्स टू a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b। कुल मिला के दो तरीके हुए। ये तो इसी चीज़ को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा गया है, लेकिन दो तरीके यहाँ पे कौन से हो गए, a माइनस बी यूनियन b माइनस a निकालें, या फिर a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b निकालें। दोनों एक ही बात को रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे। या फिर शॉर्ट तरीका, जैसे आप कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स हैं, आप किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, प्रतियोगी परीक्षार्थी हैं, तो उसके लिए आप क्या करने वाले हैं, सीधा जहाँ पर एसिमेट्रिक डिफरेंस बी की बात की गई वहाँ पर आपको क्या करना है, नॉन कॉमन एलिमेंट्स ले लेने हैं, बस कॉमन वालों को छोड़ देना है, बस फटाफट रिजल्ट। जैसे आपने देखा कि आप सिमेट्रिक डिफरेंस 2 सेकेंड में कैलकुलेट कर सकते हैं, विद इन 2 सेकेंड्स एसिमेट्रिक डिफरेंस बी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए, इन तरीक़ों के अकॉर्डिंग भी आपको बताता हूँ। हम इस तरीके के अकॉर्डिंग आपको बताना चाहते हैं। पहले a माइनस बी लिख रहा हूँ, a माइनस बी यहाँ से कैलकुलेट करते हैं तो x बिलोंग्स a एंड नॉट बिलोंग्स b। इसका मतलब ये हुआ, मतलब a के वे अवयव जो b में ना हो, a के ऐसे अवयव जो b में नहीं है उनको पहले कलेक्ट करेंगे यहाँ पर a माइनस बी में। तो ये हो जाएगा a, b तो इसमें है तो इसका मतलब b नहीं आएगा, c इसमें नहीं है और d इसमें है, यानी कि ये c हो जाएगा। और b माइनस a क्या हो जाएगा, b माइनस a का मतलब b के वे अवयव जो a में ना हो, देखूंगा b इसमें है, d इसमें है, e और f इसमें नहीं है, यानी कि b माइनस a में e और f होने वाले हैं यहाँ पे। अब यूनियन आप लोग जान चुके हैं पिछली क्लास में ही कि a माइनस बी यूनियन b माइनस a इम्प्लाइज दैट a माइनस बी यूनियन b माइनस a इक्वल्स टू, यूनियन का मतलब सारे एलिमेंट्स एक बार लिखे जाते हैं, a C E F, ये हो जाएगा यहाँ पर A यूनियन B का काम हो जाएगा। A यूनियन B A माइनस बी यूनियन B माइनस A, यहाँ पर ये सेट बन रहा है। और जो आपको मैंने पहले बताया था शॉर्ट टेक्निक के जरिए A C E F, वही चीज़ यहाँ भी आया है A C E F। तो इसका मतलब एसिमेट्रिक डिफरेंस बी को कैलकुलेट करना आप जान चुके हैं, लेकिन इसको वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग कैसे सीख सकते हैं, इस चीज़ को भी यहाँ पर हमारे पास पर्याप्त जगह है वेन डायग्राम की, मैं बताना चाहता हूँ। आप ध्यान दें, जब भी किसी सेट के ऑपरेशन को हमें वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग दिखाना होता है तो सबसे पहला काम एक आयत चित्र बनाते हैं, और ये आयत चित्र समष्टि समुच्चय यानी कि यूनिवर्सल सेट U को रिप्रेजेंट करता है। हमेशा ये दाहिने साइड में ऊपर की पोजीशन में लिखा जाता है। ये रिप्रेजेंटेशन के तरीके होते हैं।
आपको ऐसा कोई नियम नहीं है कि यहाँ पे दाहिने हाथ के ऊपर क्यों लिखा गया है, बाएं हाथ के ऊपर क्यों नहीं लिखा गया, इसके पीछे आप परेशान नहीं होंगे। हर चीज़ का एक रिप्रेजेंटेशन होता है। कई बार विद्यार्थियों को समझाने के लिए बड़े अच्छे एग्जाम्पल्स का मैं यूज़ करता हूँ। जैसे मैं आपको कहूँ कि आपका नाम मुकेश है, अगर मुकेश है तो उसमें ये तो पूछा नहीं जाएगा भाई मुकेश नाम घर वालों ने दे दिया तो सुरेश क्यों नहीं नाम दिया था, राजेश क्यों नाम नहीं दिया था, रमेश क्यों नाम नहीं दिया गया था। तो इस तरह से उसी प्रकार से यहाँ पर मैथमेटिक्स में भी बहुत सारे नोटेशंस जो लिए जाते हैं, उन नोटेशंस में इफ़ एंड बट नहीं होता है। आइए फ़िलहाल बात करूँगा यहाँ पर सिमेट्री डिफरेंस ऑफ सेट्स की। तो एक सेट मैं यहाँ पे इस प्रकार से ले रहा हूँ, बड़ा सा सेट, इसको मैंने ए नाम दे दिया। दूसरा सेट मैं काफ़ी छोटा ले रहा हूँ, इसको मैंने बी नाम दे दिया। अब एसिमेट्रिक डिफरेंस बी के बारे में बहुत आसान आपको इसका फिगर बनाने में हो जाएगा जब आप बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। यानी कि जो टेक्निक मैंने आपको बताया था कि नॉन कॉमन एलिमेंट्स केवल एसिमेट्रिक डिफरेंस बी में आते हैं। नॉन कॉमन एलिमेंट्स, जिस प्रकार से मैं कलर कर रहा हूँ आप ध्यान दें, नॉन कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी, ये हिस्सा जो होगा ये एसिमेट्रिक डिफरेंस बी कहा जाएगा। ये देख रहे हैं, ये एसिमेट्रिक डिफरेंस बी कि इसमें कॉमन हिस्से को छोड़ दिया गया है, बाकी पूरा का पूरा जो कलर रीजन है वो एसिमेट्रिक डिफरेंस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप चाहें तो इस यूनियन वाले मेथड से भी सॉल्व करेंगे तब भी यही आएगा, या फिर डिफरेंस मेथड से सॉल्व करेंगे तब भी रिजल्ट आपका यही आने वाला है, एसिमेट्रिक डिफरेंस बी। यहाँ पर लिखेंगे आप नीचे, संपूर्ण छायित भाग एसिमेट्रिक डिफरेंस बी को निरूपित करता है। तो इस तरह से आपने देखा कि सारी चीज़ों के बारे में आपने चर्चा कर लिया है। इसके सभी नियमों के बारे में, जो ये दो नियम आपको दिए गए हैं यहाँ पर, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, या फिर ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, उनका रिजल्ट एक समान होता है। या फिर इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये भी आपने देख लिया, या फिर इसको वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आपने ये भी देख लिया। आगे बात करेंगे अगले सेट्स की, जिसकी बात करनी है उसका नाम है यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री सेट। तो विद्यार्थी इसको नोट कर लें। हम आगे कॉम्प्लीमेंट्री सेट यानी कि पूरक समुच्चय की पूरक समुच्चय, कॉम्प्लीमेंट्री सेट। कॉम्प्लीमेंट्री सेट आप समझने का प्रयास करें। कॉम्प्लीमेंट्री सेट हमेशा डिफरेंस ऑफ सेट्स के बाद ही बताया जाने वाला टॉपिक है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री में भी डिफरेंस का ही यूज किया जाता है। हम पूर्ण रूप से पहले डिफिनीशन लिखेंगे, उसके बाद तब फिर आपको एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझाने वाले हैं। माना एक दिया गया समुच्चय ए है और U इसका समष्टीय समुच्चय यानी कि यूनिवर्सल सेट है। समष्टीय समुच्चय है और U इसका समष्टीय समुच्चय है। तो U के उन अवयवों का समुच्चय, तो U के उन अवयवों का समुच्चय जो A में ना हो, तो U के उन अवयवों का समुच्चय जो A में ना हो को A का पूरक समुच्चय कहते हैं।
पूरक समुच्चय कहते हैं। ए के पूरक समुच्चय को मैंने अभी समझाया है, अभी नोट करवा रहा हूँ, फिर से अभी एक बार और समझाता हूँ जिससे कि पूर्ण रूप से आपको सारी बातें समझ में आनी चाहिए। यहाँ पे मैं लिखूँगा ए के पूरक समुच्चय को, ए के पूरक समुच्चय को ए डैश या ए सी से निरूपित करते हैं। इस प्रकार से हो गया है। मैंने कहा इसका समष्टि समुच्चय है, तो U के, यहाँ से आपको ध्यान देना है, U के उन अवयवों का समुच्चय जो A में ना हो को A का पूरक समुच्चय कहते हैं। इसे A डैश या AC से निरूपित करते हैं। यहाँ पे मैं AC यूज कर रहा हूँ। AC इक्वल्स टू x सच दैट x बिलोंग्स A एंड x नॉट बिलोंग्स, सॉरी, x सच दैट x बिलोंग्स U एंड x नॉट बिलोंग्स A। मैंने यही बात आपको यहाँ पर डिफिनीशन में लिखवा रखा है कि U के उन अवयवों का समुच्चय जो A में ना हो, यानी कि x सच दैट x बिलोंग्स U एंड x नॉट बिलोंग्स A। तो आगे बढ़ेंगे और इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाहते हैं। आप ध्यान दें। एग्जाम्पल, लेट A इक्वल्स टू, यहाँ पे ले लेता हूँ 1 2 3 4 और इसका समष्टि समुच्चय U मान लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7, ये U हो गया। अब यहाँ पे आप जानते हैं A डैश का मतलब, इसको हम एक लाइन में ये भी लिख सकते हैं, या AC इज इक्वल्स टू U माइनस A, U माइनस A। U के वे अवयव जो A में ना हो, बस हो जाएगा U माइनस A हो जाएगा। इम्प्लाइज दैट AC या A डैश कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। AC इक्वल्स टू, हमको यहाँ पे देखना है ऐसे कौन से एलिमेंट्स U में हैं जो A में नहीं हैं। 1 2 3 4 तो इसमें है ही, यानी कि 1 2 3 4 यहाँ पे A डैश में या फिर AC में नहीं होने वाले हैं। केवल 5 6 7 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि A डैश या AC में होने वाले हैं। तो ऐसी यहाँ पर अभी तक कोई समस्या नहीं हुई। इसको याद रखना है आपको, बस ये डिफरेंस यानी कि सेट के डिफरेंस का ही एक तरीका है बस ये। लेकिन हाँ, वेन डायग्राम में कुछ स्पेशल यहाँ पे मिलने वाला है। वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग कैसे होता है आप समझने का प्रयास करें। जैसे ये एक आयत चित्र यहाँ पर समष्टि समुच्चय U को रिप्रेजेंट करता हुआ इस प्रकार से बना रहा हूँ और यहाँ पर एक सेट A लिया गया है। अब A डैश का मतलब ये हो जाएगा U के वे अवयव जो A में ना हो, तो A के अवयव तो इतने केवल कहे जाएंगे। इसके बाहर के जो भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स A डैश के एलिमेंट्स कहे जाएंगे। ये जो हिस्सा मैं यहाँ पे कलर कर रहा हूँ, ये एक पूरा का पूरा कलर रीजन जो रिप्रेजेंट करेगा वो पूरा का पूरा हिस्सा जो है, ये हिस्सा A डैश या फिर AC को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि A के पूरक समुच्चय को A से बाहर का हिस्सा, U का पूरा बचा हुआ हिस्सा A डैश या फिर AC को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इतनी बातें आप बड़े आसान तरीके से समझ चुके हैं। बाकी इसके क्या यूजेस हैं वो जब आप एक्सरसाइज चालू करेंगे तो वहाँ पर सारे यूजेस इसके मिलने वाले हैं। फ़िलहाल थोड़ा सा बात यहाँ पे करनी आवश्यक है, इसको नोट कर लें। तो हम A माइनस B का डैश कैसे करते हैं, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ A माइनस B, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ
ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पर इन बातों का डिस्कशन भी आवश्यक समझता हूँ। मैं ए यूनियन बी का होल डैश बताने वाला हूँ, यानी कि ए यूनियन बी का पूरक समुच्चय कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आप ध्यान दें। ए यूनियन बी होल डैश, इसके बाद मैं बताने वाला हूँ ए इंटरसेक्शन बी होल डैश कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद बहुत सारी बातें यहाँ पे बताई जा सकती हैं, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का, और आपके ये एनुअल एग्ज़ाम्स या फिर जो भी आपके 11th के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं इससे रिलेटेड, उन सब के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और बहुत सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करने का तरीका भी मिलता है। तो ए यूनियन भी सबसे पहले आप रिप्रेजेंट करें यहाँ पर एक वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग। ये ए है, ये बी है, ये यूनिवर्सल सेट यू से रिप्रेजेंट किया गया है। अगर मैं कहूँ इसमें ए यूनियन बी बताइए, तो ए यूनियन बी आप जानते हैं पूरा ए और बी का संपूर्ण हिस्सा, ये हिस्सा यहाँ से लेके यहाँ तक का सारा हिस्सा जो है, ये हिस्सा ए यूनियन बी का हिस्सा कहा जाएगा। लेकिन अगर ए यूनियन बी के डैश की बात आ जाए तो फिर इसके बाहर का जो भी हिस्सा होगा यू तक की सीमाओं में, वो सारा का सारा हिस्सा यहाँ पे क्या कहा जाएगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट्री सेट कहा जाएगा, यानी कि ए यूनियन बी का होल डैश से इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग। आप देखें कि यहाँ पे जो कलर्ड रीजन रिप्रेजेंट किया गया है वो टोटल का टोटल कलर्ड रीजन ए यूनियन बी होल डैश को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं कहूँ ए इंटरसेक्शन बी होल डैश रिप्रेजेंट करना है तो बेहद आसान है। यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी होल डैश रिप्रेजेंट करना बहुत आसान है, कोई समस्या नहीं होती है। ये ए सेट है और ये सेट बी है। आप जानते हैं ए इंटरसेक्शन बी में केवल और केवल इतना हिस्सा ही आएगा, ये यहाँ पे समष्टि समुच्चय यू को रिप्रेजेंट किया गया है। तो अगर ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश यानी कि पूरक समुच्चय को हमको वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करना है, तो आप इसका तरीका आप समझ सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही आसान है ये सब कुछ समझना आपके लिए, बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन बनाने की आवश्यकता होती है। कई बार लोग बताते हैं कि वेन डायग्राम समझ में नहीं आता है, तो मैं उनसे दावे के साथ कहता हूँ कि वेन डायग्राम आपको ज़रूर समझ में आएगा, भले आपको बाकी मैथमेटिक्स आए या ना आए उससे मेरा मतलब नहीं है, लेकिन वेन डायग्राम आपको आना ही है, उसमें कुछ ऐसा समस्या होती ही नहीं है। जैसे आपने देखा यहाँ पर मैंने किस प्रकार से कलर्ड किया है, आप देखें कि ए इंटरसेक्शन बी आप जानते हैं ये दोनों का कॉमन पोर्शन होता है। ए इंटरसेक्शन बी ये पोर्शन जो होता है, ये इसका इनसाइड का पोर्शन, ये पूरा का पूरा हिस्सा ए इंटरसेक्शन बी का हिस्सा कहा जाता है। लेकिन अगर ए इंटरसेक्शन बी होल डैश की बात की जाए तो इसका मतलब इसको छोड़ के बाकी यू की पूरी सीमाओं को लेके जो भी सेट यहाँ पे बनेगा वो ए इंटरसेक्शन बी होल डैश यानी कि ए इंटरसेक्शन बी का पूरक समुच्चय रिप्रेजेंट करता है। इस प्रकार से इन सारी बातों को आपने बड़ी आसान तरीके से समझ लिया है। बात करूँगा आगे, यहाँ पर डी मॉर्गन के नियमों की बात करने वाले हैं। और डी मॉर्गन के आमतौर पे आपकी डॉक्टर हर्षरूप की बुक में 4 नियम दिए गए हैं डी मॉर्गन के, किसी किसी बुक में केवल 2 नियम ही दिए गए हैं। फ़िलहाल इन 4 नियमों की मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पर, और 4 नियमों में से मैं कम से कम 2 का डेरिवेशन वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग और 2 अलग हैं उनका डेरिवेशन हम यहाँ पर सेट थ्योरी के अकॉर्डिंग बताने वाले हैं। यहाँ पर डी मॉर्गन के नियमों का मैं केवल एक संक्षेप में केवल रूल लिखने वाला हूँ, इसके बाद इनका डेरिवेशन हम अगले वीडियो में लेके आते हैं। फ़िलहाल डी मॉर्गन के नियम यहाँ पे आप याद रखने होंगे, क्योंकि ये सारे नियम यूजफुल होते हैं आपके ये क्या नाम है रिलेशंस एंड फंक्शंस के जो अगला टॉपिक आपका है,
इसके अलावा प्रोबेबिलिटी में भी यहाँ पे नियमों का बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। तो मैंने कहा कि मोस्ट यूजफुल रूल्स हैं ये, इनको आप पूर्ण रूप से तैयार रखें। ए यूनियन बी होल डैश इक्वल्स टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ए इंटरसेक्शन बी होल डैश इक्वल्स टू ए डैश यूनियन बी डैश। इनको याद करने का तरीका भी बड़ा आसान है, कोई ऐसी समस्या नहीं होती है। ए यूनियन बी होल डैश इक्वल्स टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी होल डैश इक्वल्स टू ए डैश यूनियन बी डैश। आगे बढ़ेंगे यहाँ पर तीसरे रूल की ओर। इसमें है ए माइनस बी यूनियन सी इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। ये चौथा और अंतिम रूल इसका होता है ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी। ये चारों रूल्स डी मॉर्गन के आपने देखा है और चारों रूल्स को आपको याद करना है। इसमें 1 बाई 1 लिख लिख के आपको याद करना है। और इसका मैंने कहा कि इन सब के डेरिवेशन मैं अगले पार्ट में यानी कि छठे पार्ट में लेके आने वाले हैं। इसके बाद छठे पार्ट के बाद जो है कि सीधे आपकी पहली एक्सरसाइज से जो भी क्वेश्चंस आपकी समस्याओं में होंगे उन सारे क्वेश्चंस को मैं बताने वाला हूं। लेकिन ध्यान में ये रखना है कि बहुत सारे क्वेश्चंस स्टूडेंट्स इन थ्योरी के माध्यम से ही सॉल्व कर सकते हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस मैं आपके लिए छोड़ दूंगा। और अगर छोड़े हुए क्वेश्चंस में भी कोई समस्या आती है तो विद्यार्थी उनको अवश्य बताएं, कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। इस वीडियो को यहीं समाप्त करूंगा। थैंक यू।